कहानी की शुरुआत में हम हमारे एमसी को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके डिसिपल्स ने मिलकर उसे मारने का प्लान बना लिया था। उन्हें लग रहा था कि उनके मास्टर ने कल्टीवेशन का बहाना बनाकर उनका यूज़ किया। हमारे एमसी के हाथ में भी एक एनर्जी स्टोन था, तो वो उन सभी को कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरे बगैर तुम लोग मास्टर बन पाओगे? तो उन्होंने भी फिर डिसाइड कर ही लिया था कि आज वो मुझे मार के ही छोड़ेंगे। और वो यही कहती हैं कि हमें मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। वो मुझे यही कहती हैं कि आज तो हम तुम्हारी इमोर्टल सोल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। उसके डिसाइपल्स के पास जो पावर्स थी वो उन सभी पावर्स को बाहर निकालती हैं ताकि एक ही दफ़ा अटैक करके इसका खेल ख़त्म। मैं भी ये सब कुछ देख रहा था और हमारा एमसी फिर उन्हें कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगी? लगता है कि तुम सभी खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही हो। फिर हमारा एमसी उनके अटैक्स को रोकता रहता है और बदले में उन पर भी अटैक करता रहता है। उसके डिसाइपल्स जो भी उस पर अटैक कर रही थी, उन अटैक्स का असर उसके ऊपर नहीं हो रहा था। वो उनका भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहा था और इससे उनके डिसाइपल्स को अब हार फील होने लग गई थी। और फिर अपनी शतरंज का यूज़ करके उनमें से एक ही कल्टीवेशन ही ख़त्म कर देता है। तो इससे तो वो बहुत ही शॉक्ड रह गई थी। अब इस फाइट के दौरान इसकी हालत भी ख़राब होना शुरू होती है और ये उन्हें कहता है कि अब तुम में से अगला कौन है? तो मेरे डिसाइपल्स मेरे ऊपर शॉर्ट्स की मदद से अटैक करने का फैसला करते हैं और इसके लिए कुछ फॉर्मेशन बनाकर शॉर्ट्स को समन करते हैं। लेकिन मैं अपनी इस शॉर्ट की शतरंज का इस्तेमाल करके उनकी शॉर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और इस सब में मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी। अब मैं मरने वाला था, तो यही कहता हूँ कि अगर मुझे मैं दोबारा जन्म हुआ तो तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। तो इसी के साथ ही हमारे एमसी का दोबारा जन्म हो गया था। उसे अब ज़िंदगी में एक और मौका मिल गया था और इस दफ़ा उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उन सभी से बदला ज़रूर लेगा। जैसे ही वो रूम से बाहर आता है तभी एक बंदा आता है और कहता है कि आपके डिसाइपल्स को चूज़ करने का वक्त आ गया है और इस दफ़ा जो आपके लिए लड़कियां आई हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो इस पर हमारा एमसी गुस्सा करके उसे साइड पर फेंक देता है। तभी फिर वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ डिसाइपल्स की सिलेक्शन होनी थी। तो हमारा एमसी तो आराम से बैठ जाता है। वो अब ये सारा तमाशा देखना चाहता था। और जो लड़कियां सिलेक्शन के लिए आई थी, उन्हें तो ऐसा लगता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उससे तो मास्टर को उन्हें ज़रूर चूज़ करेंगे। और इर्द गिर्द तो कुछ चमचे लोग भी थे जो कि उनकी तारीफ करने लग जाते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन इनका असर मास्टर गू पर नहीं होता। वो तो जानता था कि ये लड़कियां आगे जाकर क्या करने वाली हैं। तभी मुझे भी सिस्टम की भी स्ट्रेंथ मिली थी। तो सिस्टम मुझे कहता कि अगर मैं मीडियोकर स्टूडेंट को चूज़ करूँगा तो उससे मुझे अच्छा रिवार्ड मिलेगा। तो अपनी बेइज्जती सुनते साथ ही उन लड़कियों को गुस्सा आ गया था। तो वो उनमें से एक ड्रैगन की पावर का यूज़ करके अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन मास्टर गू अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके उसके अटैक को नाकाम कर देता है और अटैक करने वाली लड़की इंजर्ड हो जाती है। तो तुम्हारा हैम से अब सीट पर खड़ा होता है और उन्हें कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचा पाओगी? बाकी सभी लोग ये देखकर हैरान थे क्योंकि उनके मास्टर कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते थे जिस तरह आज बिहेव कर रहे हैं। तो ये फिर मिडिल स्ट्रेंथ वाली दो लड़कियों को चूज़ करता है। वो लड़कियां तो ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती हैं और उसे अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हो गई थीं। तो ये फिर उन्हें कहता है कि तुम्हें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ ना। इसी के साथ ही फिर वो अपने स्वॉर्ड को समन करता है और उस पर सवार हो जाता है। उन दोनों लड़कियों को भी कहता है कि तुम भी जल्दी से इस स्वॉर्ड पर सवार हो जाओ। वो दोनों जैसे ही उस स्वॉर्ड पर चढ़ती हैं तो ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद ही पीछे उस लड़की का सभी लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं और यही कहते हैं कि आज तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो गई। तो इससे उस लड़की को भी बहुत गुस्सा आया था। वो भी यही कहती है कि अब तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। जबकि दूसरी साइड हमारा एमसी गो उन दोनों लड़कियों को एक साइड ले जाता है। फिर एक पोर्शन उसे मिलता है तो उन पोर्शन उन दोनों लड़कियों को पिलाना था। पहले तो वो लड़कियां पीने से मना कर देती हैं क्योंकि ये उनके लेवल के ऊपर की चीज़ें थी। तो मास्टर गो उन्हें कहता है कि अगर तुम इन्हें नहीं पियोगे तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अब भला वो दोनों कहाँ जाती हैं, तो जल्दी से उस पोर्शन को लेकर पीती हैं जिससे उन दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और अब कल्टीवेशन की वजह से ना सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी थी बल्कि उनका हुलिया भी चेंज हो जाता है, उनके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उन दोनों की स्ट्रेंथ भी चेंज हो गई थी और इसको लेकर वो बहुत खुश थी। तभी फिर सिस्टम उन दोनों की स्ट्रेंथ के बारे में मास्टर गू को भी बता देता है कि ये दोनों कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हैं। तो मास्टर ये सब कुछ देखने के बाद ही फिर यही कहता है कि पिछली दफ़ा उन्होंने जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इस दफ़ा मैं उन सभी से बदला लूँगा। यहाँ से फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने महल में बैठा था, उसके साथ एक ओल्ड मैन भी था। तो उनमें से एक लड़की अपनी स्किल सिखाती है तो ओल्ड मैन ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि इन दोनों में टैलेंट नहीं था, इतने जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था।
तो मास्टर वो फिर उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने चालबाजी का इस्तेमाल करके कुछ और लड़कियों को मेरी स्टूडेंट बनाने की कोशिश की थी। तो इस पर वो बंदा हैरान हो गया था और वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और इस सब के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि इसके पीछे जिस चीज़ का हाथ आता है उस सभी को मैं सबक सिखाऊंगा। तो उसके जाने के बाद हमें से बहुत खुशी होती है और जिन लड़कियों ने उसे पहले मरवाने की कोशिश की थी उनमें से दो से तो बदला लेने के लिए उन्हें अपनी सर्वेंट्स बना लेता है। और ये सब कुछ देखकर मास्टर कू को बहुत मज़ा आ रहा था। वो लोग जो कि उन लड़कियों के सीनियर थे उनसे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, बात-बात पर उनकी पिटाई करते रहते हैं। कि तभी फिर उनमें से एक के पास अपनी पावर्स वापस आ गई थी और इसी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने सीनियर्स पर अटैक कर देती है। उसे बहुत गुस्सा हुआ था, वो उन सभी से बदला लेना चाहती थी। तो मास्टर गू भी ये सब देख लेता है, तो तभी फिर वो अपनी शतरंज का यूज़ करके उसकी पावर्स को ब्लॉक कर देता है। तो जिस सीनियर पर उसने अटैक किया था तो अब उसे भी उस पर बहुत गुस्सा आने लग गया था। इर्द-गिर्द लोग ये तमाशा देख रहे थे, वो भी फिर उन दोनों का मज़ाक उड़ाने लग जाते हैं। मास्टर को ये देख रहा था तो तभी वो अपने सिस्टम को कहता है कि उन दोनों लड़कियों के इर्द-गिर्द ग्रेविटी को बढ़ा दो। तो ग्रेविटी को बढ़ा दिया जाता है जिसकी वजह से उनके लिए मूव भी कर पाना मुश्किल हो रहा था। और ऐसा करने के बाद फिर वो नहाने के बाद पास्ट से बाहर आता है और ये कहता है कि तुम लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा कि पास्ट लाइफ में तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। तभी फिर हमें यही बताया जाता है कि एक ओल्ड डीमन ने ली जियांग पर अटैक कर लिया है। वो लोगों की सोल से एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। उस लड़की की हालत ख़राब थी और वो मास्टर गू की हेल्प चाहती थी। तो फिर हमारा एमसी गू भी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया था। तो डीमन को ऐसा लगता है कि वो उनके एमसी गू को तो हरा ही देगा। तभी वो अपनी पावर का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन मास्टर गू ने भी फॉर्मेशन बना ली थी और उसके अटैक को नाकाम कर देता है कि वो डीमन खुद ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था और उसे एक ज़ोर से 5 दे मारता है, जिससे हमारा एमसी गू नीचे गिरा था और उसकी हालत ख़राब हो गई थी। और तभी फिर वो अपनी जगह पर खड़ा होता है, उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि आज मैं तुम्हें आसानी से जीतने दूंगा। तभी फिर वो एक फार्मेशन बनाता है ताकि इस फार्मेशन का इस्तेमाल करके उस ओल्ड डीमन को ख़त्म कर सके। उसने हेवन की पावर का यूज़ किया था, तो ये देखते ही ओल्ड डीमन घबराना शुरू हो जाता है। तभी ओल्ड डीमन उस पावर का मुकाबला नहीं कर पाता और यही कहता है कि बस तुम मेरा वेट करो, जब मैं दोबारा आऊँगा तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही वो डिसअपीयर हो जाता है। हमारे एमसी गू ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ कर लिया था और उसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तभी फिर वो ओल्ड डीमन जाकर लिन यूरो की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और सिस्टम इसके बारे में फिर मास्टर कू को बता देता है कि लिन यूरो अब डीमन बन चुकी है और वो अब पीक तक पहुंच चुकी है। तो एमसी गू ने भी अब डिसाइड कर लिया था कि अब उससे बदला लेने का टाइम आ चुका है। लिन अब अपनी इस पावर को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर वो एक फार्मेशन बनाती है, उनमें से कुछ डीमंस को बाहर निकालती हैं। एमसीक्यू उससे फाइट करने पहुंच चुका था, तो वो डीमंस जैसे उस पर अटैक करने आते हैं तो ये एक शील्ड बना लेता है जिससे डीमंस उस पर अटैक नहीं कर पाते। खैर उन डीमंस को ख़त्म करने के बाद ही वो फिर लिन पर अटैक कर देता है। लिन उस अटैक को नहीं झेल पाती, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब उसे लग रहा होता है कि बचना मुश्किल है, तभी फार्मेशन बनाती है। जब डीमंस बाहर आने लगते हैं तो ये फिर उनकी सोल को अब्सॉर्ब कर लेती है और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी और अब उसे रोकना मुश्किल लग रहा था। फिर ओल्ड डीमन उसे यही कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे साथ इस बॉडी की जो ऑनर लिन है वो भी मारी जाएगी। तो मास्टर कू कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मरती है तो मर जाए। और इसी के साथ ही वो फार्मेशन बनाता है 9 हेवन स्ट्राइकिंग की। तो इससे ओल्ड डीमन का बच पाना मुश्किल था, तो उसकी बॉडी में से फिर लिन यूरो बाहर आ जाती है। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी। वो इस सब के लिए मास्टर गू से माफ़ी मांगती है, लेकिन हमारा एमसी गू उसके लिए माफ़ नहीं करता। और इसी के साथ ही फिर हम देखते हैं कि एक डीमन का बॉल बाहर निकला था, वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था कि गू ये देखते साथ ही उस पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। सिस्टम उसे यही बताता है कि लिन यूरो को उसने ख़त्म कर दिया है। अब 5 और बाकी रह गई थीं। जब अपने महल में बैठा था, इसने अपनी एक डिसिपल को मार दिया था, तो उसके बदले में इसे एक सुपीरियर ग्रेट डाउस्ट वेपन मिला था। ये फिर किसी भी बंदे की सोल को यूज़ करके उसे एक वेपन स्पिरिट बना सकता था। कि तभी फिर इसकी बाकी की 2 डिसिपल्स आ जाती हैं और वो अपने मास्टर की पावर को देखकर बहुत खुश थे। इतने में फिर एक आइस ड्रैगन आता है और उसके ऊपर निंग शुआंग थी। वो उसे ये कहती है कि लियो तो इडियट थी जिसे तुमने मार दिया, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। उसकी पावर देखते साथ ही मास्टर गू की दोनों डिसाइबल्स उसके पीछे छुप जाती हैं। तो हमारा एमसी गू भी फिर अपनी जगह पर खड़ा होता है और उसे कहता है कि शिया निंग शुआंग, तो ये तुम हो, तुम तो बिल्कुल अपनी पास्ट लाइफ की तरह की हो। और इसी के साथ ही वो फिर एक पेंडेंट निकाल कर लिंगशी को दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। लिंगशी उसे पाकर बहुत खुश हो गई थी और वो यही कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे अच्छे से यूज़ करूँगी।
ये सब देखते ही निंग शुआंग को बहुत गुस्सा आया था और वो ये कहते हैं कि तुम किस पास्ट लाइफ की बात कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। मैं तुम्हारी इन दोनों सर्वेंट्स को मार दूंगी। तुम्हारा एमसी उससे कहता है कि यहाँ पर लड़ाई फजूल होगा, चलो हम माउंटेन की पीक पर जाकर फाइट करते हैं। वो पीक पर पहुंच चुका था। जैसे निंग शुआंग वहां पहुंचती है तो फिर अपने आइस ड्रैगन की मदद से उस पर अटैक करती है। हमारे मास्टर गू ने भी अब एक शील्ड बना ली थी जिससे वो ड्रैगन पार नहीं कर पाता। और फिर हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर जल्दी से उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है कि तुम तो जरा बराबर भी नहीं बदली, पास्ट लाइफ में ही ऐसी थी। निंग शुआन फिर सोल धर्मा फार्म को निकाल लेती है तो उसे रोकने के लिए हमारे एमसी ने भी एक फार्मेशन बना ली थी और काफी देर तक उन दोनों में फाइट ऐसे जारी रहती है। वो दोनों दोनों अलग फार्मेशन बनाते रहते हैं ताकि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन इन द एंड हमारा एमसी फिर उसकी धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर जल्दी से जाकर निंग शुआंग को गर्दन से पकड़कर उसे जमीन पर पटक दे मारता है। कि तभी फिर ये उसकी एनर्जी को काबू नहीं कर पाता और पीछे हट जाता है। निंग शुआन अपनी जगह पर खड़ी होती है और कहती है कि आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो बार बार उसके ऊपर अटैक करती रहती है लेकिन हमारा एमसी भी बार बार उसके अटैक से बचता रहता है। फिर इसी के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर ब्लड लगाकर उसके ऊपर अटैक करता है और इस बार निंग शुआंग की हालत खराब हो गई थी। और जैसे ही उसके ऊपर फिर फार्मेशन का इस्तेमाल करता है और उसकी बॉडी में से उसने एक इंसेक्ट को निकाला था, वो इंसेक्ट भागने की कोशिश करता है तो ये उसे पकड़ लेता है और फिर बाद में टेलिस्मैन में चेंज कर देता है। और फिर अपनी पावर का यूज़ करते हुए इस दफ़ा जब निंग शुआंग पर अटैक किया था तो निंग शुआ उसी के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जैसे ही उसने निंग शुआंग को ख़त्म किया था तभी सिस्टम अपेयर होता है और कहता है कि उसने अपनी 6 में से 2 डिसाइपल्स को मार दिया है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि 2 डिसाइपल्स अब कोर्ट में आई थी। इर्द-गिर्द लोग मौजूद थे। वो ये कहती हैं कि आप हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? भला इसमें हमारी क्या गलती थी? और बाकी लोग भी अब ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके इमॉर्टल गूस के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हैं? तो मास्टर गू ने कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? 1 मिनट। और फिर वो एक स्क्रीन ओपन करता है ताकि दिखा सके कि इन दोनों के क्या करतूत हैं। ये दोनों छुपके छुपाते एक मेंढक के पास जाती हैं, उसे मार देती हैं और फिर उसके बाद उसके ऑर्चर्ड फ्लावर को हासिल करती हैं। ये सब देखते साथ ही वो दोनों का अब झूठ पकड़ा जा चुका था और चिल्लाते हुए कहती हैं कि ये सभी फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम बस हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारा एक बहाना है। मास्टर गू ये सुनते ही अपनी जगह पर खड़े होते हैं और उनके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या ये बहाना है? और फिर उसकी बॉडी में से उस अज़ूरा फ्लावर को बाहर निकाल लेता है। और ऐसा करने के बाद फिर कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों ने चोरी की है और इसकी क्या सज़ा है? तभी एक बंदा आता है और बताता है कि हाँ, इन्हें कैद किया जाएगा और हर रोज़ इन्हें 50 कोड़े मारे जाएंगे। और उन दोनों को सज़ा मिली थी, वो एक जगह पर जल रही थी और यही कहती हैं कि हम जब से बदला ले पाए इस सब के बारे में भूल जाएंगी। तभी उनके सामने एक डीमन आता है जो उन्हें पावर्स दे देता है। तो इन पावर्स को पाकर वो दोनों बहुत खुश हो गई थी क्योंकि अब इस पावर का यूज़ करके वो मास्टर गू से बदला ले सकती थी। वो दोनों ही अब उस डीमन के वश में आ चुकी थी। और सिस्टम पर भी उसे नोटिफिकेशन मिल जाती है कि सॉन्ग और दैंग दोनों अब उसे मारने का प्लान बना रही हैं। कि तभी जैसे ही उनका ये सारा काम कंप्लीट हुआ था तो मास्टर गू भी पहुंच आते हैं और कहते हैं कि मैं बस उम्मीद करूंगा कि तुम मेरे से फाइट में ज़्यादा देर तक टिको, वरना तुम दोनों ने जो जुल्म से हैं, जो तुम दोनों मेरे से बदला लेना चाहती हो, वो सब ज़ाया हो जाएगा। और ये सब उसे कहते साथ ही वहाँ से डिसअपेयर हो गया था। तो फिर दूसरी साइड हम एक लड़की को नाम देखते हैं जिसका नाम था वैनचियान। वो जैनफी के साथ एक जगह जाती है और वहाँ जाते साथ ही उससे मैरिज कर लेती है। कि तभी फिर वहाँ के इर्द गिर्द का माहौल चेंज हो जाता है, हर चीज़ सड़ने लग जाती है और फिर उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बारे में वैनचियान को समझ नहीं आ रहा था। वो ये फैन से पूछती है कि तुमने ये क्या किया? ये फैन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे मास्टर से नफरत करता था, मैं कब से इस बात का बदला लेना चाहता था। तुम थी ही बुद्धू, मैंने तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया। और वो बार बार हंस रहा था। इस सब की वजह से वैन जियान को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर गू भी पहुँच आया था। वो जैसे ही वैन जियान के पास जाता है तो वैन जियान उसे यही कहती है कि तुम मुझे मार दो। लेकिन यैन भी ये नहीं चाहता था तो वो जल्दी से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मास्टर गू भी उस पर अटैक कर देता है। लेकिन यैन फी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसकी पावर का मुकाबला कर सके और इसी के साथ ही इंजर्ड हो जाता है। वैन जी फिर ये देखते साथ ही जल्दी से मास्टर गू के पास आती है और उससे कहती है कि मैं जानती थी कि मैं गलत थी, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने जो बदले का प्लान बनाया था उसे अब मैं कैंसिल कर रही हूँ। अगर चाहे तो मेरी बॉडी को भी शैटर कर दो ताकि दोबारा से मैं कल्टीवेशन न कर पाऊँ। तो साइड पर पड़ा हुआ यैनफी ये देखते ही हंसने लग जाता है और कहता है कि अब उसकी सोल और मेरी सोल लिंक हो गई है। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो वो भी मर जाएगी, तो क्या तुम अपने डिसिपल को मार दोगे? तो मास्टर गो उसके पास जाता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और फिर इसी के साथ ही उसकी माइंड में पावर का यूज़ करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसमें से अब ब्लैक स्टोन बाहर आ गया था
और इसी के साथ उसकी बॉडी भी डिसअपियर हो गई थी और इसके साथ बहन जी की बॉडी भी डिसअपियर हो जाती है और वो बस यही कहती है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करना। और इसके साथ ही फिर उसे नोटिफिकेशन रिसीव होती है जिसमें बताया जाता है कि उसने 6 में से 5 डिसेबल का खात्मा कर दिया है। और ये सब कुछ करने के बाद ही फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसके हाथ में जो ब्लैक स्टोन था उन दोनों को आपस में मर्ज कर देते हैं। और ऐसा करने के बाद वो अपनी डिसेबल के साथ एक और जगह पहुंच गया था। शायद वो अपनी अब 6 डिसेबल के पास जाकर उसे मारना चाहता था। तभी उन पर अटैक करने के लिए उसके किंगडम के कुछ लोग आते हैं जो कि टाइगर्स की शक्ल में थे। वो अभी दूर से ही उन पर अटैक करने की कोशिश करने आ रहे थे कि तभी ये फार्मेशन बनाकर उनका काम वहीं ख़त्म कर देता है। ये जैसे उस किंगडम की तरफ बढ़ रहा था तो वहाँ के बाकी के एनिमल्स देखते साथ ही भागना शुरू हो जाते हैं। उन्हें पता था कि इसके साथ पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। और इसी तरह अब चलते चलते वो एक रूम में पहुंच गया था तो उसे नोटिफिकेशन मिल जाती है कि अब वो अपनी सिख डिसाइपल लूशी के पास पहुंच चुका है। वो एक 9 टेल डीमन फॉक्स थी। उसने एक लड़की को भी कैद किया हुआ था और उसे जंजीरों से बांधा हुआ था। तो ये फिर उसके पास जाते साथ ही उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों को बंदी बनाकर रखो। तो लूशी उसे कहती है कि अगर तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मेरे से माफ़ी मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूं। तो ये सब कुछ सुनते साथ ही मास्टर गू को भी गुस्सा आ जाता है और हमारा एमसी उस पर पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उसके लिए मूव कर पाना मुश्किल हो रहा था। और वो फिर यही चिल्लाते हैं कि क्या कोई मेरी मदद करेगा। कि एक वुल्फ ये देखते ही अटैक करने के लिए बढ़ता है कि तभी फिर हमारे एमसी की एक डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक करके उसे मार देती है। एक बंदा छुपा हुआ था वो बाहर आ जाता है और कहता है कि सारा काम डाउन हो जाइए। लेकिन हमारा एमसी भी गुस्सा हुआ था, वो लू को मारना चाहता था। तभी वो फिर यही कहता है कि जो कोई भी उसका साथ देंगे वो सभी मारे जाएंगे, जो उसका साथ नहीं देंगे उन्हें बख्श दिया जाएगा। तभी जिस लड़की के साथ इसने पंगा लिया था तो वो अपनी इम्प्रेस लू के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि एक बंदा आया, उसने मेरे ऊपर अटैक किया, बाकियों के ऊपर भी अटैक किया, तो हमें उससे बदला लेना होगा। अगर आप चाहें तो उसकी खाल को उधेड़ दें, उसे लांटेन के तौर पर यूज़ करें। इन्हें सुनते ही लू भी खुश हो गई थी और कहती है वो एक इंसान है, आज तो मेरी पार्टी चल रही है, अगर मैं एक इंसान को खाऊंगी तो मज़ा ही आ जाएगा। और इसी के साथ ही फिर कुछ डीमंस उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा एमसी गू उन सभी को बारी बारी मारता रहता है। और ये सब कुछ देखते साथ ही वो फॉक्स भी बेहोश हो जाती है। लेकिन लू ने जैसे ये देखा था उसी के साथ ही खुश हो जाती है और कहती है कि ओए डीमन, तुम वापस आ गए और तुम्हारी इतनी हिम्मत तो देखो कि तुम मुझसे मिलने यहाँ मेरे किंगडम में और चाहते हो कि तुम मुझे मार दो। ऐसा कोई ख्वाब देख रहे हो? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारा एमसी गू भी उससे कहता है कि देखो तुम 1000 साल से जिंदा हो और एक दफ़ा भी इंसान बनने की कोशिश नहीं की। ये सुनते ही लू को गुस्सा आ गया था और वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस पर अटैक करती है। हमारा एमसी गू कहता है कि तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं है, तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए। ये भी फिर अपनी पावर का यूज़ करके उसके अटैक को नाकाम बना देता है और इसी के साथ ही अपने धर्मा पाम का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है और इससे बच पाना उसके लिए मुश्किल था और उसके बाकी के डीमंस भी मर जाते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी और ये कहती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हमारा एमसी उसे यही बताता है कि पास्ट लाइफ में तुम लालच में आ गई थी, तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया था और अब तुम्हें लगो कि अब तुम्हारी हालत कैसी है। मैं बस तुम्हारे पास्ट के किए हुए कारनामों को लेकर आया हूँ, तुम्हें भी मदद चखा सकूँ, तुम्हें पता चले कि जब तुम लोगों के साथ जुल्म करती थी तो ये कैसा फील होता है। और इसी के साथ ही हमारा एमसीक्यू उसके ऊपर थंडर की पावर का यूज़ करता है। वो शील्ड बनाकर उसे रोकना चाहती थी लेकिन शील्ड उसके कोई काम नहीं आती। अब बार बार थंडर का अटैक की वजह से उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। अब वो अपने इंसानी रूप को ख़त्म करके एक फॉक्स में चेंज हो जाती है। वो रो रही थी और यही कह रही थी कि मास्टर जल्दी से मुझे मार दो, ये मैं इंजरीज को नहीं सह पा रही, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा एमसी उसके पास जाता है और कहता है तुम्हारी इस विश को पूरा नहीं किया जाएगा, मैं तो अपने पेट के तौर पर तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा और जितने भी बाकी के ये एनिमल्स हैं ना, मैं तुम्हें इनके हवाले करता हूँ, अब तुम इनसे बच के दिखाओ। ये देखते ही उन सभी एनिमल्स के मुंह से तो पानी बाहर आने लग गया था और वो फिर इसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो लू चलाते हुए कहती है कि मास्टर आप मुझे अपने हाथों से मार दें, इनके हाथ मुझे मत छोड़ें। कि वो फिर फॉक्सेस उस पर अटैक कर देती हैं और इसी के साथ ही हमारे एमसी गू को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका काम भी ख़त्म हो गया और इस तरह आपने उसने 6 के 6 डिसाइपल्स को मार दिया था। और हमारा एमसी फिर अपनी डिसाइपल्स को कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा, ये जगह बहुत ही गंदी है, हम यहाँ बैठकर चाय नहीं पी सकते। और फिर इसी के साथ ही कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम मिरियड दाव के लोगों से बदला ले लें,
तभी उसकी एक डिसाइपल ये सुन लेती है और कहती है कि क्या अब हम मिरियट ताओरियाम जाने वाले हैं? तो हमारा एमसी उसे बताता है कि हाँ, अब उधर जाने का वक्त आ चुका है। मुझे कुछ अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करना है। चलो अब हम हेवन चलते हैं। और वो तीनों ही वहाँ से भी ट्रांसफर होकर हेवन चले गए थे।